नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन में सबसे पहले खबर बेगूसराय से, जहां बदमाशों ने बीजेपी नेता के घर जमकर हंगामा और हथियार दिखाकर धमकी दी है। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो बदमाशों के घर की महिलाओं ने थानाध्यक्ष को पकड़ लिया। इन बदमाशों को देखिए, घर की महिलाओं की तरफ से ही कैसे पुलिस के सामने ही जमकर यह हो हंगामा होता रहा। थानाध्यक्ष को पकड़ा जाता है, हथियार छीनने की कोशिश की गई। तस्वीरों में सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है कि एक महिला थानाध्यक्ष का हथियार छीनने की कोशिश कर रही है। घटना लोहिया नगर मोहल्ले की है और बताया यह भी जा रहा है कि कल ठेकेदार हरिराम शर्मा से कुछ लोगों ने 50,000 की रंगदारी मांगी थी। इसका बीजेपी नेता शुभम कुमार ने विरोध किया तो कल रात कुछ लोगों ने नेता शुभम कुमार के घर के बाहर जमकर हंगामा किया। आज फिर वे लोग हथियारों के साथ पहुंच गए और गाली गलौज शुरू कर दी। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो बदमाशों के परिजन जो हैं वो पुलिस से ही उलझ पड़ते हैं। पुलिस ने 2 महिलाओं सहित 3 लोगों को हिरासत में लिया और अब इनके घर से पिस्टल को बरामद किया गया है। हंगामा करने का आरोप समरेंद्र सिंह पर इस वक्त लगता हुआ। और संवाददाता संतोष हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर बेगूसराय से जुड़ गए। संतोष, आखिर ये पूरा मामला क्या है और कार्रवाई अब तक कहां तक पहुंची? जी बिल्कुल, अगर मामले की बात की जाए तो जैसा कि बताया जा रहा है, ये समरेंद्र कुमार जो हैं ये दबंग प्रवृत्ति के लोग हैं और आए दिन जो है मोहल्ले वासियों को ये धमकाते रहते हैं। और हाल की जो घटना है इसमें इन्होंने एक राजमिस्त्री के ठेकेदार हैं हरिराम शर्मा, इनसे इन्होंने 50,000 रंगदारी की मांग की थी और नहीं देने की एवज में मारपीट जैसी घटनाओं के संबंध में भी धमकाया था। और इसी बात का विरोध शुभम कुमार जो भाजपा के स्थानीय नेता हैं उनके द्वारा किया गया। जब शुभम कुमार के द्वारा जो है इसका विरोध किया गया तो कल रात में आकर भी तकरीबन आधे दर्जन से अधिक की संख्या में अपराधी पहुंचे, जो कि समरेंद्र कुमार के सभी सहयोगी थे और उनके द्वारा गाली गलौज किया गया और शुभम कुमार को भी मारपीट की धमकी दी गई। संतोष, पुलिस वालों के ऊपर परिजनों की नाराजगी किस बात को लेकर? जी, जैसी जानकारी मिल पा रही है, जो पुलिस को जब आज बुलाया गया, जब ये लोग फिर जो अपराधी हैं वो पहुंचे हैं शुभम कुमार के घर के नजदीक, जब उनको बुलाया गया तो पुलिस भी वहां पहुंची है और पुलिस को देखकर समरेंद्र कुमार तो फरार हो गए, लेकिन उनके जो परिजन हैं, क्योंकि वो लोग भी स्थानीय ही हैं और लोहिया नगर मोहल्ले के ही रहने वाले हैं, वो सभी पहुंच गए और पुलिस पर दबाव बनाने लगे। उनका कहना था ये सरासर गलत आरोप है, लेकिन जबकि स्थानीय लोग जो हैं और मोहल्ले वासी हैं उस सभी लोगों ने समरेंद्र कुमार का विरोध किया है और उनके संबंध में बताया कि वो अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और आए दिन जो है लोगों को डराते धमकाते रहते हैं। इसी बात का परिजन विरोध कर रहे थे। स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है जो किस तरह से उनके परिजन जो हैं, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं, उन्होंने कैसे थाना प्रभारी का हथियार छीनने का भी प्रयास किया है। तो ऐसा कहा जा सकता है जो ये लोग बिल्कुल दबंग प्रवृत्ति के लोग हैं और इनको जो है प्रशासन का कोई भय नहीं है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संतोष इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो देखिए कैसे घर की महिलाएं जो हैं वो पुलिस अधिकारी जो थाना अध्यक्ष यहाँ पर पहुंचते हैं उनसे ही उलझ जाती हैं। उनकी सर्विस रिवॉल्वर छीनने की कोशिश की जाती है और इलाके के लोगों का ये कहना है कि ये परिवार दबंग है। आए दिन लोगों को डराया धमकाया जाता है और ऐसे ही डराने धमकाने के मामले में लोगों की नाराजगी अब खुलकर सामने आती है। पटना में दबंगों ने एक नाबालिग से रेप किया और आरोपी को बेल मिलने के बाद पीड़ित परिवार से केस हटाने का दबाव बना रहे हैं। इससे इनकार करने पर पूरे परिवार को धमकी दी जा रही है। परिवार ने पुलिस से भी गुहार लगाई, लेकिन अब तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज जब पीड़ित की मां और उसकी एक बहन घर से निकल कर बाहर जा रही थी, तभी दबंगों ने इनके ऊपर हमला कर दिया। पीड़ितों का यह आरोप है कि गांव के लोग जब सब कुछ हो रहा था तब सिर्फ तमाशबीन बने हुए थे। तो देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं और तस्वीरें अपने आप सब कुछ बयां कर रही हैं कि किस तरीके से रेप पीड़ित परिवार पर दबंग जो हैं वो कहर बरपा रहे हैं। पहले तो बच्ची के साथ दुष्कर्म किया जाता है और उसके बाद भी आरोपी जो हैं वो किस कदर बेखौफ हैं
घर के लोगों के साथ मारपीट और डराने धमकाने तक ये लोग उतारू हो जाते हैं। संवाददाता संजय हमारे साथ इस वक्त पटना से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संजय, ये किस तरह की पुलिस की कार्यशैली कि ऐसे आरोपी को बेल भी मिल जाती है, बेल के बाद वो बाहर निकलकर रेप पीड़ित परिजनों को डराता धमकाता है? देखिए विभा, वाकई में जब न्यूज 18 कवर करने पहुंची थी और हमने जब सारी तस्वीरों को देखा तो मेरे जहन में यही सवाल कौंध रहा था कि क्या वाकई में ऐसा होता भी है क्या। देखिए, ये बिल्कुल एक निसहाय परिवार है और इस गांव में कोई इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि इसके आगे पीछे कोई नहीं है। एक पिता है जो मजदूरी करता है, माँ मजदूरी करती है, इसकी 3 बच्चियां हैं और सबसे बड़ी जो बच्ची है इसके साथ 2019 में गैंगरेप की घटना हुई। इस गाँव में ही एक महिला समेत लोग जो आरोपी बनाए गए थे और पुलिस की लापरवाही की वजह से इन्हें बेल मिल गया और बेल मिलने के बाद ये लगातार इस परिवार पर प्रेशर बना रहे थे कि आप केस उठा लो। कई बार इनके साथ मारपीट की गई, लेकिन आज तो हद हो गई जब माँ अपनी बेटी के साथ, जो दूसरी बेटी है उसके साथ घर से बाहर निकली थी, दबंगों ने एक बार फिर से कहा कि तुम केस नहीं उठा रही हो। इसके बाद इसकी लोहे की रॉड से और हथौड़े से, एक बड़ा हथौड़े से इसकी पिटाई की गई है। इसके शरीर की कई जगह हड्डियां जो है वो फ्रैक्चर हो गई बताई जा रही है और एक हॉस्पिटल में पहुंची थी, दानापुर हॉस्पिटल में, वहां से इन्हें रेफर कर दिया गया है हड्डी के एक बड़े अस्पताल में। जो मेरी बातचीत हुई है उन्होंने आशंका जाहिर की है कि इनका जो बॉडी है कई जगह से फ्रैक्चर हो गया। तो इस घटना के बाद अब पुलिस गंभीर हुई है? बिल्कुल गंभीर नहीं हुई है विभा। मैं आपको बता दूं कि जो शाहपुर थानाध्यक्ष है उनसे मेरी बात हुई, उन्हीं पर गंभीर आरोप है। पीड़ित की जो माँ है जिनके साथ मारपीट की घटना, उन्होंने कहा कि पीड़ित जो पुलिस है, जो शाहपुर थानाध्यक्ष है, वो लगातार प्रेशर बना रहे हैं कि आप मुखिया के माध्यम से इस मामले में पंचायत करा लो। तो उसका ये कहना कि जब वो कानूनी सहारा ले रही है, कानून के समक्ष गुहार लगाई है, तो मुखिया से कैसे वो न्याय की उम्मीद लगाएगी। और पीड़ित पक्ष जो है वो कह रहा है कि वो बच्ची को न्याय दिला कर रहेगा, भले ही उसकी जान चली जाए। लेकिन वाकई में ये घटना कोई मामूली घटना नहीं है विभा। इस घटना ने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। जो पटना पुलिस है उस पर सवाल खड़ा हुआ है। मैंने एसएसपी को भी इस घटना की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि इस मामले को हम गंभीरता से लेंगे और जो एक्यूज है उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। लेकिन सवाल यही कि दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत जो है वो पुलिस के अगेंस्ट में दिख रहा है। जी विभा, बिल्कुल। और इस परिवार के साथ अगर कोई अनहोनी अब हो जाती है तो उसके लिए जिम्मेदार ये पुलिस महकमा क्यों ना हो, इनके ऊपर भी कार्रवाई क्यों ना हो? आखिर अब इन आरोपियों की गिरफ्तारी कब तक होती है, एक बड़ा सवाल भी है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए आपका। मुजफ्फरपुर के पारू थाने में डबल मर्डर की घटना सामने आई। वहीं पारू थाना के बहदीनपुर गांव के विजय कुमार की हत्या चाकू मारकर कर दी गई। उसकी लाश देवरिया थाना के झपही देवी स्थान के पास सड़क के किनारे बरामद होती है। विजय को पहचानने वाले 2 युवक उसकी लाश लेकर बहदीनपुर पहुंचे ही थे, जहां परिजनों और ग्रामीणों ने उन दोनों ही युवकों पर हमला कर दिया, जिसमें मौके पर एक युवक की मौत हो जाती है, जबकि दूसरे की हालत गंभीर बताई जा रही है। मोतीपुर थाना अंतर्गत ग्राम पहाड़चक में लगभग 6 बजे सूचना मिली कि जो है एक व्यक्ति की जो है हत्या हो गई है और उसके बाद जब यहाँ पुलिस पहुंची तो पाया गया कि यहाँ पे, और उस आक्रोश में एक दूसरे जो हत्यारा उनको बताया गया है लालमोहन माझी, उसकी भी हत्या हो गई थी। ये 2 हत्या हुई है। इस जगह पर जो है पुलिस की तैनाती कर दी गई है। घटना के विस्तृत कारणों का हम लोग पता लगा रहे हैं। अभी जो है स्थिति का आकलन किया जा रहा है। खबर गोपालगंज से, जहां पर हॉरर किलिंग का मामला सामने आया। शराब के नशे में पिता और उसके चाचा समेत 3 लोगों ने मिलकर जघन्य तरीके से युवती की गला रेत कर हत्या कर दी। हत्या के बाद घर के पास वाले खेत में शव को फेंक दिया गया। घटना नगर थाना के कोटवा गांव की है। मृतक युवती की मां कलावती देवी का आरोप है कि किरण कुमारी की शादी उसके पिता इंद्रदेव राम मशान थाना गांव के बिरछा के नाती शर्मा से कराना चाहते थे, लेकिन किरण और उसकी मां जो है लड़के को पसंद नहीं करती थी, इसलिए शादी करने से इनकार कर दिया गया था। मृतक किसी और को पसंद करती थी और उससे ही शादी करना चाहती थी। कलावती के मुताबिक उसके पति इंद्रदेव राम हमेशा शराब पीकर घर आते थे और बेटी इसका विरोध करती थी। रविवार की रात किरण के पिता, उसके चाचा और बड़े पापा शराब के नशे में घर पहुंचते हैं और उसकी गला रेत कर हत्या कर दी जाती है। विरोध करने पर किरण की मां कलावती देवी भी जख्मी हुई है। वारदात के बाद से तीनों आरोपी इस वक्त घर छोड़कर फरार हैं।
पुलिस इन आरोपियों की तलाश में जुटी है। थाना बिरछा के नाती बा ओकर शर्मा ना हो उ कहत रहलन सन जे हमरा लड़किया से बियाह करे के हम नीमन नहीं खे हम कहने जे हम बियाह ना करे हम दूसरा जगह अपना लड़की जो के खोज के बियाह करे तो ये दो उ बाबे ओई के जनु उ मोबाइल हमरा बाबू के देले रहला हमरा चुपे वो मोबाइल वाला तिरबिरवा वाला ले गइल बा काने केकरा एकरा से मांग के आखी केगा अब हमर बाबू कौन बाड़ी जे हम पूछी। अनुसंधान के क्रम में सारी बातें स्पष्ट हो गई हैं, अपराधी भी जल्द ही पकड़े जाएंगे। हत्या का कारण बताया जा रहा है। इसको आप सामान्य तौर पे कह सकते हैं कि घर वाले कहीं अलग शादी करना चाह रहे थे, लड़की कहीं अलग करना चाह रही थी। उसी क्रम में वाद विवाद के बीच की घटना घटने की बात मृतका की मां के द्वारा बताया गया है। भागलपुर ब्लास्ट के तार झारखंड के बाद अब बंगाल और उत्तर प्रदेश से भी जुड़ रहे हैं। एसआईटी की टीम जांच के लिए झारखंड, बंगाल और उत्तर प्रदेश जाएगी। एडीजी हेडक्वार्टर जितेंद्र सिंह गंगवार ने बताया है कि सभी पहलुओं की जांच इस वक्त की जा रही है। तो झारखंड के बाद अब बंगाल और उत्तर प्रदेश तक अब जांच की आंच जो है पहुंचने वाली है। एसआईटी की टीमें बंगाल, झारखंड और यूपी भी जाएंगी। एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार का यह बड़ा बयान इस वक्त। पुलिस को अनुसंधान में जो लीड मिली है, झारखंड हो, बंगाल हो, उत्तर प्रदेश, जहां कहीं भी उनको जाना है वो निश्चित रूप से जाएंगे। अभी किस पर्टिकुलर संगठन पर या किस पर्टिकुलर व्यक्ति पर या किस पर्टिकुलर जिले में वो जा करके क्या सूत्र मिल रहा है वो जानकारी अभी है भी नहीं। और अभी ये चूंकि अनुसंधान और छापेमारी का विषय है इसलिए अभी इस पर कुछ कहना भी उचित नहीं है। जैसे ही सूचनाएं इकट्ठी होंगी, एविडेंस सामने आएगा, गिरफ्तारी होगी, आपके साथ में शेयर किया जाएगा। और इस बीच खबर यह मिल रही है कि पुलिस मोहम्मद आजाद के ससुराल पहुंच चुकी है और मामले की जांच कर रही है। आपको हम बताते चलेंगे, छापेमारी के दौरान मोहम्मद आजाद के परिजनों के घर से एसआईटी ने बारूद को बरामद किया था। बारूद प्रेशर कुकर में मिले थे। परिजनों के घर के बाहर बरामद बारूद का एसआईटी की टीम विस्फोटकों से मिलान करने वाली है और इसीलिए मोहम्मद आजाद की गिरफ्तारी को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। लेकिन अब तक मोहम्मद आजाद गिरफ्त से बाहर है। भागलपुर काजवली चक में हुए गुरुवार को विस्फोट के बाद जहां 15 लोगों की मौत के बाद पुलिस ने कांड के पहले संदिग्ध आरोपी नवीन मंडल को हिरासत में ले लिया। विस्फोट में नवीन मंडल के दोनों पैर जख्मी हो गए थे, जिसका इलाज जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में चल रहा था, जहां देर रात उसे हिरासत में लिया गया है। उसकी सुरक्षा में 5 पुलिस जवानों को भी लगाया गया है। वहीं एसआईटी की टीम ने कल उससे उसकी तबीयत के बारे में जानकारी ली। वहीं अभी हिरासत में लिए गए आरोपी से सघन पूछताछ होनी बाकी है। संदिग्ध आरोपी अपने को निर्दोष बता रहा है। वहीं सूत्रों की माने तो इस कांड में उसकी भी संलिप्तता बताई जा रही है। जायजा लिया हमारे संवाददाता आशीष रंजन ने। काजवली चक बम धमाके में 15 लोगों की जहां मौत हो गई, वहीं 18 लोग घायल हुए थे, जिसमें से 4 लोग अभी अस्पताल में हैं। एक संदिग्ध जो है इसमें कि नवीन मंडल, वो भी यहाँ पर इलाज करा रहा है, जो सूत्रों के अनुसार और पुलिस जो मान रही है कि कहीं न कहीं इसकी भी संलिप्तता इस बम को बनाने में थी, जिसको लेकर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुरक्षा गार्ड को लगा दिया गया है। यहाँ पर हम इनसे जानते हैं सर, किस तरह से आप लोग सुरक्षा कर रहे हैं, क्या कहा गया आप लोग को? हम लोग को इसके मतलब ख्याल रखने के लिए बोला गया 24 घंटा की कहीं जाए नहीं, इससे कोई बात नहीं करें। कोई पदाधिकारी अभी तक बात करने आए हैं इससे? तो हम लोग रात में ही आए हैं, अभी तक रात से जो आए हैं अभी तक कोई नहीं आया। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ चंचल कुमार। तो अभी तक आप देख सकते हैं कि कोई अधिकारी जो है यहाँ पर इससे पूछताछ करने के लिए नहीं आए, लेकिन हाँ, हिरासत में एक तरह से कहा जाए कि इसे ले लिया गया है और अब जो है इससे पूछताछ की जाएगी। हम इससे खुद पूछते हैं कि किस तरह से, कब, कैसे बनाते थे और कैसे विस्फोट हुआ? तो हम लोग तो प्लेट का ही काम करते थे शुरू से। कौन बनाता था? वो लोग तो बगल में निर्मला देवी बनाती थी। और आजाद वो लोग नहीं करते थे। तो आप लोग को कैसे, आप भी तो बनाते थे पहले, कोई पूछताछ हुई अभी तक? पुलिस आई थी पूछने के लिए? कल आई थी। क्या पूछी? वही पैर के बारे में पूछ रहे थे। कैसे, क्या हुआ घटना? हाँ, यही सब बारे में पूछ रहे थे। क्या बताया आपको? तो बताएं कि मेरे पैर जो है छज्जे गिर गया था, रूम में सोए हुए थे, वही सब। आपकी संलिप्तता जाहिर की जा रही है। आप भी इसमें कैसे बम बनाते थे? हम कहाँ बनाते थे? तब कौन बनाता? जब हम बनाते तो खुद यहाँ जिंदा थोड़े रहते हम यहाँ पे, हम भी तो मृत्यु घोषित हो जाते हैं।
क्या नाम हुआ? नवीन नाम है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है नवीन मंडल का इलाज चल रहा है। वहीं सुरक्षा के लिए जो है यहाँ पर जवान को भी लगा दिया गया है कि कहीं से ये फरार ना हो जाए या किसी तरह से कोई बात ना इनसे करे। और लगातार जो है यहाँ पर सुरक्षा गार्ड लगे हुए हैं। लेकिन अभी जो है ATS की टीम या SIT की टीम अभी खुलकर पूरी तरह से बात इससे नहीं पूछ पाई है। हाँ, हाल चाल इसका लेकर गई है और इससे पूछताछ के बाद ही खुलासा हो सकेगा कि किस तरह से इसकी संलिप्तता थी और ये किस तरह से उस घटना में शामिल था। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। और बड़ी खबर इस वक्त बगहा से आ रही है। गहने की दुकान से दिन दहाड़े लूटपाट की गई। अपराधियों ने 7 लाख का सोना गहने की दुकान से लूटा है। गहने की दुकान से दिन दहाड़े बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। अपराधियों ने 7 लाख का सोना लूटा है। SP ऑफिस के पास ही दुकान से लूटपाट हुई है। ग्राहक बनकर लुटेरे जो हैं वो दुकान में प्रवेश करते हैं। इस लूटपाट को अंजाम देने के बाद ये लुटेरे फरार हो चुके हैं। तो बगहा से बड़ी खबर, जहां गहने की दुकान से दिन दहाड़े लूट को अंजाम दिया गया है और 7 लाख का सोना लूटकर अपराधी यहां से फरार हो गए हैं। बताते चले कि ग्राहक बनकर ये लुटेरे जो हैं वो दुकान में पहुंचे, लूट को अंजाम दिया। 7 लाख के सोने लूटकर अपराधी फरार हो चुके। अब पुलिस अपनी तफ्तीश में जरूर जुटी है, लेकिन एक बार फिर से सवाल यही कि लगातार लूट की घटनाएं सामने आ रही हैं। SP कार्यालय के ठीक सामने शालिनी ज्वेलर्स का जो दुकान है उसका नाम शालिनी ज्वेलर्स बताया जा रहा है, जिसमें लूट को अंजाम दिया गया। 7 लाख के गहने लूटे गए हैं। और संवाददाता मुन्ना राज हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं बगहा से। मुन्ना, क्या जानकारी इस वक्त मिल रही है? और SP ऑफिस के पास अगर सुरक्षित नहीं है लोग तो फिर कहां सुरक्षा माना जाए? जी, विवाह निश्चित तौर पर बगहा SP कार्यालय के ठीक सामने शालिनी ज्वेलर्स है। और सबसे बड़ी चीज है कि बगहा SP कार्यालय के आसपास पुलिस विभाग के तमाम कार्यालय और तमाम पुलिस विभाग के लोगों की चहलकदमी बनी रहती है। ऐसे में लूट की वारदात, वो भी पुलिस लिखी गाड़ी से अपराधी आते हैं और एक अपराधी के वर्दी में होने की भी बात बताई जा रही है। और लगातार करीब 1 घंटा तक ग्राहक बनकर आभूषण देखते हैं और जब आभूषण ज्यादा इकट्ठा हो जाता है तो वहां से लेकर चले जाते हैं। दुकानदार को धमकी दी जाती है। तो कितनी की संख्या अपराधियों की बताई जा रही है जो इस लूट में शामिल है? जी, फिलहाल जो दुकानदार के स्तर से जो बातचीत आ रही है उससे अभी 2 लोगों की बात बताई जा रही है जो ग्राहक बनकर दुकान पर पहुंचे थे और आसपास रेकी के लिए भी एक बाइक लगाई गई थी जिस पर 2 लोग सवार थे। फिलहाल दुकानदार ने जो 2 लोगों की पुष्टि की है जिन्होंने ग्राहक बनकर दुकान पर आभूषण निकाला था और 7 लाख रुपए की करीब का सोना लेकर लूट कर चल दिए। और सबसे बड़ी चीज है कि शहर के बीचों बीच और SP कार्यालय के ठीक सामने की वारदात ने पुलिस की कार्यशैली पर निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल खड़ा किया है। जी, क्या यहाँ पर CCTV फुटेज लगे हुए हैं? क्योंकि अब पुलिस की जांच इन्हीं आधारों पर होती हुई नजर आएगी, तो क्या अब ये CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं? अधिकारी पहुंचे? निश्चित तौर पर पुलिस की टीम वहां पहुंच गई है और आसपास कई मोबाइल के दुकान है जहां पे CCTV लगे हुए हैं। तो CCTV में जो फुटेज मिल रहे हैं उसके आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। लेकिन चाहे जो भी हो, पुलिस का अनुसंधान चाहे जिस दिशा में जाए, लेकिन SP कार्यालय के ठीक सामने दिन दहाड़े अपने आप में बड़ा और गंभीर सवाल कि SP कार्यालय के अगर ठीक बगल में लुटेरे इतने निर्भीक होकर घटनाओं को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं तो फिर दूर दराज के इलाकों में सुरक्षा को लेकर चिंता या आम लोगों की परेशानी को समझा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया मुन्ना राज इस तमाम जानकारी के लिए आपका। आया था, बोला था कि सामान दिखाइए और सामान दिखाए हैं और 2 आदमी एक वर्दी का ड्रेस पहना था। जो मतलब समझ लिए कहा है कि सामान दे दो नहीं तो ये कर देंगे। अकेले दुकान में थे और सामान जबरदस्ती पॉकेट में रख लिया और यहाँ से बाइक स्टार्ट किया और सीधे उसके बाइक पर पुलिस नंबर लिखा था केवल पुलिस। IT अवार्ड्स में एक बार फिर से न्यूज 18 का डंका बजा है। मुंबई में 6 मार्च रविवार यानी कि इंडियन टेलीविजन एकेडमी अवार्ड्स का आयोजन किया गया और इस अवार्ड सेरेमनी में न्यूज 18 के 2 शो को भी पुरस्कार मिला है। पहला सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र पुरस्कार कैटेगरी में मोदी द अनटोल्ड स्टोरी नाम के शो को मिला। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री के लिए यह पुरस्कार न्यूज 18 को मिला, जबकि दूसरा सर्वश्रेष्ठ
टॉक शो कैटेगरी में बायजूस के यंग जीनियस नाम के शो को दिया गया। इनोवेशन के लिए 2021 में प्रधानमंत्री। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।